जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके सामने एक टॉपिक लेकर आएंगे, तो उसी कड़ी में एक टॉपिक लेकर मैं फिर से आया हूं जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर हम बात करें तो आज के टॉपिक्स में यहां पर है, जैसा आप चर्चा में देख पा रहे हैं, वो है सीईसी। जी हां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या है भाई और क्यों ये आपका इस समय चर्चा में है? तो इस समय है ज्ञानेश कुमार, जो आप देख पा रहे हो। तो ज्ञानेश कुमार जो है, यानी कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ, और इनका जो अपॉइंटमेंट जो है बेटा, वो कब तक जाएगा? तो वो आपका जाएगा 26 जनवरी 2029, यानी कि 2029 तक अपने पद पे बने रहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, सर 2029 तक बने रहेंगे और अभी यानी कि इतना सारा हंगामा मच गया है, तो कहना क्या चाहते हैं? कहना कुछ नहीं चाहते, बस इतनी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि ये हंगामा मचा है, तो हंगामा का कुछ तो असर होगा। आइए देखते हैं, कहानी शुरुआत करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, पीछे है हमारा निर्वाचन सदन, यानी कि पीछे जो है चुनाव आयोग का कार्यालय है, या आप कह सकते हो यानी वो आपका सदन है जहां से देश का लोकतंत्र जिंदा रहता है। पर क्या इस लोकतंत्र की इस समय स्थिति खराब है? ये हम लोग को देखना होगा। कैसे? तो यहां पे अगर हम देखते हैं कि पहले समझते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो भाई देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें आदर्श आचार संहिता को लागू करना, पहला तो कार्य आपका ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें यहां पे, फिर आपका ये क्या होता है, फिर राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने से अगर हम बात करें, क्या मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टी है तो वो क्षेत्रीय स्तर की है या राष्ट्रीय स्तर की है, इसके बारे में, ठीक है, हाँ, उसको दर्जा देना कि वो किस स्तर की पार्टी है भाई, है ना। एक मक्खी आ गई है पर कोई बात नहीं। फिर है परामर्शी अधिकारिता। परामर्शी क्या है? चुनाव के बाद होने वाली किसी भी अयोग्यता से जुड़े मामलों में सलाह देता है। यानी चुनाव हो गया, इसके बाद आप योग्य हो या अयोग्य, इसके बारे में डिसाइड करके बताना। फिर है अर्ध न्यायिक कार्य, यानी कि चुनाव खर्च का समय पे हिसाब ना देने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना। यानी जिस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा या जिस पार्टी की ओर से कैंडिडेट खड़ा हुआ, अगर उस पार्टी ने समय पर यह नहीं बताया कि भाई कैसा रहा, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या रहा, तो उसे अयोग्य घोषित करना। फिर मीडिया नीति, यानी समय समय पर प्रेस करके, यानी समय समय पे बताना कि हम किस तरीके से अपने मतदाताओं का विश्वास जीत रहे हैं। यह नहीं कि एक ही झटके में बताना, जाओ हम नहीं बताते, जो करना है कर लो, इतने काट दिया तो काट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो सामने स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये सारे कार्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारा चुनाव आयोग है, यह बेटा एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा कि संसद टीवी, यहां पे आप देख पा रहे हो, लोगो भी देख पा रहे होगे, यहां पे लिखा हुआ है संसद टीवी। तो प्रश्न ये बनता है कि संसद टीवी क्या है और पहले इसका नाम क्या था? तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ये संसद टीवी को पहले एलएस और आरएस कहा जाता था, दो थे, यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, दोनों एक हो गए और नाम हो गया संसद टीवी। अगर हम बात करें चुनाव के बारे में, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य इस चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, अनुच्छेद 243 के तहत। ध्यान से पढ़िएगा, 243 के तहत।
अब हम बात करें मतदाता दिवस, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो चुनाव आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव को कंडक्ट कराता है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ समय के बाद आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो प्रश्न ये बनता है इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को कौन कंडक्ट कराएगा, या कुछ समय के बाद बिहार में चुनाव होगा या पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, तो इन चुनाव को कौन ऑर्गेनाइज कराएगा। तो बेटा इन सभी चुनाव को ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसके पहले चुनाव आयोग क्या करेगा, यानी वोटर लिस्ट तैयार करवाएगा। वोटर लिस्ट वो होता है जिसमें वहां पे रह रहे लोगों का यानी कि वोट होता है। अब उसके लिए नए नाम जोड़ना, या जो इस दुनिया में नहीं है या किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं हमेशा के लिए, या देश छोड़कर भाग गए हैं, या देश छोड़कर कहीं दूसरे देश में कमाने गए हैं, तो ऐसे सभी मतदाताओं के बारे में सुनिश्चित करना और एक पारदर्शी जो है निर्वाचन जो है पुस्तिका तैयार कराना, जिसमें सभी मतदाता का नाम हो पारदर्शी तरीके से। यह सारा कार्य होता है चुनाव आयोग का। इसी कार्य को लेकर आखिर यह टॉपिक इतना क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी ने वोट को लेकर कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि यहां पर हमें वोट में गड़बड़ी के सबूत हैं, कृपया इन्हें जांच कर बताइए। इसी क्रम में यानी इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि 17 अगस्त 2025 को हुई, परंतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, किसी भी प्रश्न का पूर्णतया सही जवाब नहीं दिया गया, या आप कह सकते हो आधा अधूरा जवाब दिया गया। जिसमें अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे, साथ में अन्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी और संधू साहब थे। अगर हम बात करें चुनाव आयोग के बारे में तो इसमें मुख्य चुनाव के अतिरिक्त 2 चुनाव आयोग होते हैं। इसकी शक्ति और कार्य बताएं तो राष्ट्रपति द्वारा चुनाव इसका होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और 6 वर्ष या 65 वर्ष। संविधान में उल्लेख नहीं है कितने वर्ष तक का ये अपने पद पर रहेगा। वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है, इसी कारण ये सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे हटाए जाते हैं उसी रीति से इन्हें हटाया जाता है, अर्थात इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग के द्वारा। अगर हम बात करें प्रशासनिक, सलाहकार और अर्धन्यायिक, ये सभी जो है आपको ये पावर्स इसको प्राप्त है। यानी कि जब देश में राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर सारा पावर किसके हाथ में आ जाता है, चुनाव आयोग में। अब अगर हम बात करें कि चुनाव आयोग क्या है तो जरा आप समझिए। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य होते हैं चुनाव का प्रबंधन कराना जहां पे चुनाव हो रहा है, मतदाता सूची तैयार कराना पारदर्शी तरीके से, राजनीतिक दलों को मान्यता यानी कोई दल कोई पार्टी अगर वहां चुनाव लड़ रही है तो उसे यानी क्या देना, मान्यता देना, हाँ ठीक है आप लड़ो। आदर्श आचार संहिता तैयार कराना, यह काम हो गया। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग की संरचना में अब तक क्या चेंजमेंट हुए हैं एक बार उसको हम लोग देखते हैं। 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई या चुनाव आयोग की स्थापना हुई, फिर 25 जनवरी से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल यह एक मेंबर्स बॉडी था, एक व्यक्ति मेन होता था। फिर 1989 से 1990 तक यह 3 मेंबर्स हो गया, यानी 1 से 2 भले 2 से 3 मेंबर। फिर क्या हुआ 2 जनवरी से 1993 तक फिर यह 1 मेंबर्स हो गया, लेकिन अंत में क्या हुआ 1 अक्टूबर 1993, तो ये डेट याद रखिएगा बेटा, 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 मेंबर्स का हो गया जो आज तक बना है। यानी आज भी कितने मेंबर्स की कमेटी होती है तो ये 3 मेंबर्स की आपकी क्या होती है बेटा,
कमेटी होती है। आखिर इस कमेटी में सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जो 3 सदस्य होते हैं उनको हम एक बार देखते हैं। तो देखिए, तो 3 सदस्य चुने कैसे जाते थे? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे इनका चुनाव होता था उसे हम लोग देखते हैं। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था, सारा सरकार के हाथ में था। सरकार जो होती थी, यानी जो सचिव स्तर के अधिकारी होते थे, जब वो रिटायर हो जाते थे तो उन्हीं में से 40 लोगों की एक सूची तैयार की जाती थी। अब इन 40 लोगों में से प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता था कि कुछ नाम फाइनल करें। फिर वो नाम क्या होता था? राष्ट्रपति के पास जाता था। फिर राष्ट्रपति जो होता था, अब अंतर ये होता था, जो नाम जाता था उसमें 3 लोग होते थे। कौन कौन? एक तो प्रधानमंत्री होते थे, एक होता था सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, और एक जो होता था वो विपक्ष पार्टी का अध्यक्ष, यानी विपक्ष का अध्यक्ष जो भी हो। तो 3 लोग मिलकर चुनाव करते थे। तो इस तरीके से होता था, जो कि कार्यकाल इनका 6 साल या 65 साल तक रखा गया था। परंतु अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने क्या किया? तो मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई देखो, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं कुछ चेंज लाना चाहता हूं। तो मोदी जी ने 2023 एक विधेयक लेकर आए, जिसमें क्या हुआ, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने था उसके पहले ही सारा आबरा कडाबरा गिली गिली छू हो गया। कैसे? नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करें तो यहां पे 6 या 65 वर्ष होता है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता नहीं बताया गया। यह नहीं कहा गया कि भाई इनके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। हाँ, यह जरूर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनके साथ ट्रीटमेंट होगा, अर्थात इनको सैलरी और इनको भत्ता मिलेगा। अब यहां पे बनता है कि जब हमारे मोदी जी आ गए तो मोदी जी ने क्या किया, यानी कि जो आपकी नियुक्ति होती थी वो क्या किया। तो पहले जो नियुक्ति होती थी, यानी कि अगर हम बात करें नियुक्ति, तो नियुक्ति यहां पे क्या होती थी बेटा? तो 3, यानी कि कमेटी, यानी कि कहें समिति में सदस्य, समिति के सदस्य जो थे वो आपके 3 लोग होते थे। कौन कौन होता था बेटा? एक होते थे प्रधानमंत्री, एक होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक होते थे लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो भी हो विपक्ष के नेता। अब क्या हो गया, ये समिति के सदस्य होते थे नियुक्ति के समय, ठीक, 2023 के पहले, 2023 के, तो ये कहानी है बेटा 2023 के पहले। अब क्या हो गया, जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने कुछ नया लेके आए। मोदी जी ने कहा ना, मजा नहीं आ रहा है। तो अब बाद में क्या हुआ, तो बाद में उन्होंने 3 सदस्य जोड़े। कौन कौन से बेटा? एक तो पीएम हो जाएंगे, दूसरे क्या हो जाएंगे, कैबिनेट रैंक का मंत्री, कैबिनेट रैंक का मंत्री, और तीसरे क्या होंगे, विपक्ष के नेता। तो आप खुद ही सोचो कि भाई कैबिनेट रैंक का जो मंत्री होता है वो प्रधानमंत्री खुद उसको रिकमेंड करता है। अब प्रधानमंत्री ने जिसे मंत्री बनाया हो, क्या वो प्रधानमंत्री की बात मानने से इनकार करेगा? नहीं करेगा। यानी अगर आज की डेट में हम आपसे कहें, क्या राजनाथ सिंह हो, चाहे आपके अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, क्या ये मोदी जी की बात मानने से इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब जब यहां पे जब चुनाव होगा तो फैसला 3 है, तो 2-1 से होगा, तो हमेशा 2 लोग का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो यहां पर यही चीज आपके सामने है। अब क्या है, तो यहां पे यही चीज आपका लिखा हुआ है कि अब जरा देखिए, अब क्या हुआ, जो नया कानून जो आया 21 दिसंबर 2023 को संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, क्योंकि बहुमत था। अब इसमें क्या हो गया, नियुक्ति और सिलेक्शन कमीटर, जो सिलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री, ठीक, जिसे पीएम ही कहेंगे, आपके सामने लिखा है।
तो आप खुद ही सोच सकते हो कि पारदर्शिता बची है कि नहीं बची है। तो सारा खेल आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर वर्तमान में हमारे पीछे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए हमने हटा लिया और ये देखिए झुक गए, दिखाई दिया। तो सारा खेल यानी कि यही है। ये हैं आपके ज्ञानेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये कौन है बेटा? ज्ञानेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू, याद रखेंगे। ये हैं बेटा, और ये हैं डॉक्टर विवेक जोशी। कोई भी फैसला होगा तो हमेशा बहुमत से होगा, पर क्या होगा ये तो आपको भी पता है। यहां पे अगर हम बात करें, जो ज्ञानेश कुमार है, ये भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं बेटा? तो यहां पे अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये बेटा 26 नंबर के हैं। तो अब अगर हम बात करें तो ये केरल कैडर के हैं। कहां के बेटा? केरल कैडर के थे। अमित शाह के बड़े क्लोज हैं, 37 साल से ज्यादा इनको अनुभव है। और नए कानून, जो यानी नया कानून मैंने आपको बताया बेटा, ये इस कानून के तहत यानी नियुक्ति पाने वाले ये पहले हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन बचता है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जवाब आपको देना है बेटा कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा ये टॉपिक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से जो टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगा, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपके लिए सूचना, यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी दरोगा, तो जुड़िए हमें हमारे दरोगा बैच से, जहां पर एकदम बेसिक से आपको सारी चीजें कराई जाएंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, 500 रुपए की फीस है। और यदि यूपी पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो सिपाही बैच ज्वाइन कीजिए मात्र 450 में। इतना ही नहीं, यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस का, उसे भी पूरा करेगा एसएससी मेकर राजधानी बैच के द्वारा। और यदि आप एसएससी जीडी यानी जीडी में सफलता चाहते हैं तो जुड़िए हमारे फौजी बैच से 3.0 से, मात्र 450 रुपए फीस है। और इसके साथ ही यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। और रीजनिंग में कमजोर हैं तो बेटा आपका रामबाण बैच है। और यदि मैथ्स, रीजनिंग या मैथ्स में केवल कमजोर है तो 2 बैच आपके सामने हैं। और यदि आप कमजोर हैं किसमें? मैथ्स, रीजनिंग में, तो रोज रात 8 बजे जुड़िए अजय सर के साथ। और फिर भी यदि कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे साइट्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।